Hey, hello everyone. So today we are going to discuss the current affair which is from the first 11th of December to 20th of December. ऑलरेडी 11-12 सेट आ चुके हैं, 11 सेट आ चुके हैं, तो जाकर देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं आज, क्या क्या समझने वाले हैं। एक है स्पेन सिटी का कॉन्सेप्ट, देखेंगे क्या होता है। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक सोलर हवम के बारे में बात करेंगे। आपको शायद जानकारी होगी, दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड जो टेंजेबल लिस्ट में डाल दिया गया, हेरिटेज टेंजेबल लिस्ट में, वो देखेंगे। हेरिटेज टेंजेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मनोहारी गोल्ड टी है जो आई थिंक 1 लाख रुपीज़ पर केजी की सोल्ड हुई है, तो उसके बारे में देखेंगे, उससे पहले क्या थी। फिर एक बड़ा कौन सा एक ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था कि वुमेंस मैरिज एज टू 21। आपको पता है कि 18 साल इट इज़ अ मिनिमम एज ऑफ द मैरिज फॉर द वुमेन, तो उसको बढ़ाने की बात चल रही है 21। तो अब ये अप्रूवल हो चुका है, तो देखेंगे इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ठीक है। नाटा सेल्फ गाइड बुक आ चुकी है, आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पर जाने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पॉन सिटी, कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्पॉन सिटी का मतलब क्या है इन वाटर मैनेजमेंट। देखो, पहले तो आप ये समझो कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो चेन्नई इज ऑल सेट टू अडॉप्ट इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पॉन सिटी टू कर्व द अर्बन फ्लडिंग। मतलब क्या है, चेन्नई ने जो एक इनोवेटिव मेथड है उसका नाम दिया है स्पॉन सिटी। चेन्नई ने नहीं दिया है, इसके बारे में बात करेंगे क्यों उसको अडॉप्ट किया है। टू कर्व द अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, बाढ़ आ जाना। फ्लड का मतलब बाढ़ आना। अर्बन का मतलब शहरों में, कि एक सिटी के अंदर पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इट फील लाइक इट्स अ फ्लडिंग। जैसे आपने चेन्नई का नाम सुना होगा, गुड़गांव का नाम देखा होगा, या फिर मुंबई में हर साल आती है, तो उसको बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। तो ये स्पेन सिटी है क्या। स्पेन सिटी कॉन्सेप्ट सिक्स टू मेक अर्बन एरियाज मोर परमेबल। जो अर्बन एरिया है उनको और ऐसा बनाना, परमेबल बनाना, हैव मोर ओपन स्पेस टू स्टोर रेन वाटर। एक सिटी के अंदर ओपन जो स्पेस है, ओपन लाइक जो लाइक गार्डन है, इस तरह की चीज़ों को, या फिर वेटलैंड है, उनको इतना रिस्टोर करना कि अगर एक्सेसिव रेन वाटर आता है तो वहाँ पर स्टोर किया जा सके, है ना। टू हैव मोर ओपन स्पेसेस टू स्टोर रेन वाटर एज वेल एज टू अलाउ इट टू कोलेक्ट टू एक्वाफेयर। तो एक्वाफेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ से पानी निकालते हैं, जो हैंडपम्प होता है, उन जहाँ पानी स्टोर रहता है अंडरग्राउंड, दैट्स कॉल्ड द एक्वाफेयर, उनको रिचार्ज करना होता है। तो मतलब जैसे यहाँ पर देखो कि दिस इज द सिटी, यहाँ पर ओपन स्पेसेस हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर रेनफॉल होती है। अल्टीमेटली जो एक्सेस रेनफॉल है वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये चली जाएगी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, दैट इज दे विल रिचार्ज एक्वाफर्स। उसके बाद इसको यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली देर वॉज एन डिस्कशन, और ये मैंने आज से करीब 5-6 साल पहले डिस्कस किया था। इट वॉज रिगार्डिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम। तो डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है, तो उन सर का पूरा जो डिस्कशन था, एंड ही वाज सेइंग कि फ्लड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रेन। उनका कहना था कि जो फ्लड होते हैं वो बारिश की वजह से नहीं होते हैं, इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ द ड्रेन। ये जो बारिश या रेन की वजह से नहीं होते हैं, ये होते हैं ड्रेन की वजह से। मतलब अगर आप अर्बन एरिया देखेंगे, चाहे बड़े बड़े शहर देखेंगे, सिटीज़ देखेंगे, सो दे हैव कवर्ड द ड्रेन। वहाँ पर जो पानी है वो जा ही नहीं पाता है, तो इसीलिए दिक्कत आती है। तो जो स्पेन सिटी कॉन्सेप्ट क्या है, द स्पेन सिटी इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सिटी दैट डज नॉट एक्ट लाइक ए इम्परमेबल सिस्टम। मतलब एक ऐसा शहर है जो ऐसा बिहेव नहीं करता है जो चेंज ना हो पाए, लाइक इम्परमेबल सिस्टम नॉट अलाउइंग एनी वाटर टू फिल्टर थ्रू द ग्राउंड। जो पानी को फिल्टर होने नहीं देता है, बट मोर लाइक ए स्पंज। एक ऐसा सिटी जो स्पंज की तरह बिहेव करता है। मतलब जब उसको ज़रूरत होती है कि पानी को इकट्ठा करना, दे कैन स्टोर द वाटर। जब उसको लगता है कि पानी को स्टोर करना है या पानी को उसको यूज़ करना है, तो उसकी तरह अपना एडजस्ट हो सके। सो अगर स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोर लाइक ए स्पंज एक्चुअली एब्जॉर्ब द रेन वाटर। एक ऐसा शहर जो पानी, जो रेन वाटर उसको एब्जॉर्ब कर सके, विच इन देन नेचुरली फिल्टर्ड बाय द सॉइल, और जो धीमे धीमे सॉइल से फिल्टर होके अलाउ टू रीच इनटू द अर्बन एक्वाफर, और जो पानी फिल्टर हुआ है वो एक्वाफर में जा पाए। दिस अलाउज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू अर्बन और पेरी अर्बन वेल्स। जो पानी को हम दोबारा निकाल सकते हैं बाय द ट्यूबवेल और बाय द हैंडपम्प और समथिंग। दिस वाटर कैन बी यूज ट्रीटेड, इजिली ट्रीटेड एंड यूज फॉर द सिटी वाटर सप्लाई। और यही जो पानी आपने निकाला उसको सही से उसको यूज कर ऐसा वाटर सप्लाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये याद रखना, चेन्नई ने ये सोचा है इसको अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हर साल वहाँ भी रेनफॉल होती है और दिक्कत रहती है।
आपको मैं एक फैक्टर बताता हूँ कि चेन्नई जो है दिस इज अ सिटी जो मानसून के टाइम पर रेनफॉल नहीं होती है। आई थिंक आपने एक मेरी वीडियो मैंने बनाई थी मानसून के ऊपर। हर साल एक क्वेश्चन आता है जेईई और नाटा के अंदर, और आप जाकर उसको देख लेना। उसमें ना पूरा समझाया हुआ है कि मानसून कैसे काम करता है। तो अगर हम बात करें, मैं हल्का सा फिर बता देता हूँ, लाइक दिस इज अवर इंडिया। तो मानसून आता है, एक विंड ऐसे चलती है, एक इस तरह से आती है, मतलब ये इस तरह से आती है एक्चुअली। तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। मतलब जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ से रेनफॉल आती है। तो इसकी जो आपकी जो रेन जो अपने जो सिटी में या पूरे इंडिया की बात करें, जो रेनफॉल होती है अराउंड 84% जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से होती है। ठीक है, अब ये मानसून विंड्स आ तो गई हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद क्या होगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसा बनेगा, अब इतना सब समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, वीडियो को देख लेना। तो आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो ये है कि जब रेनफॉल जब भी होती है पूरे इंडिया में, तो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ही होती है। जब ये विंड्स वापस आती, मतलब आप वापस आना स्टार्ट करेंगे, उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून विंड। जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जो मानसून रिट्रीट हो रहा है, उन विंड को बोला जाता है। आपको याद रखना है कि जो ये वाली कोस्ट है, इसी कोस्ट पर रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम। तो चेन्नई कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर। तो चेन्नई में जो रेनफॉल कब होती है, आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून विंड के आसपास ही होती है। जो क्वेश्चन आपका जवाब देना हो, ये बताना है कि इस कोस्ट को क्या बोलते हैं। इसका जो एक कोस्ट है, इंडिया की जो कोस्ट है, उनको हम 2-3 नाम से डाल सकते हैं, जैसे मालाबार, कनकन, और इसका नाम आपको बताना है कि क्या इस कोस्ट का नाम क्या है। ठीक है, फिर आता है कि कैथरीन रसल जो हैं वो यूनेस्को की हेड बनने वाली हैं। सो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस जो थे हैज़ अपॉइंटेड कैथरीन रसल एज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजेंसी यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की जो हेड है आप कौन होने वाली है, कैथरीन रसल। एंटोनियो जो गटरेस है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया है। ठीक है, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है, उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो it is a United Nations agency which is responsible to provide humanitarian and development aid to children across the world। तो जो ह्यूमैनिटेरियन है, डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों के लिए खासकर, इट इज़ अमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। और अगर हम बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन 192 कंट्रीज। तो 192 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये छोटा सा करंट अफेयर याद रख लेना। फिर जो 10th ऑफ दिसंबर है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, मानवाधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय है ये। सो द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग पीपल्स सोशल कल्चर एंड फिजिकल राइट्स एज वेल एज टू इंश्योर द वेलफेयर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। द डे एनकरेज नेशंस टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स कि जो गरीब है या अमीर है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कब होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर समाज के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो राइट्स अवेलेबल हैं वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे तो जिनको कम मिलेगा उनका वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो एड्रेस इज द इशूज ऑफ द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ लोग बाहर निकाला जा रहा है। इनइक्वालिटी, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो द प्रोजेक्ट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर क्रिएटिंग एन इजीली एक्सेसिबल पाथवे बिटवीन काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड बैंक ऑफ रिवर। देखो, जो ये बैंक ऑफ रिवर है, यहाँ से काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए डायरेक्टली एक रास्ता बनाना था, जो लंबा ट्रैवल करना पड़ता है उसको कम किया जा सके। तो ये इनकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो तो 2019 में हो चुकी है, और अभी रिसेंटली इनको इनॉग्रेट किया गया है। अब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन है, लेकिन हम इन सब चीज़ दूर रह के जो भी डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में बात करेंगे। सो द जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द फेमस हिंदू टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन विश्वनाथ गली ऑफ वाराणसी। तो जो वाराणसी मतलब बनारस है, या फिर उसको वाराणसी काशी बोला जाता है, तो सबका काशी हो गया, बनारस है या वाराणसी, ये तीनों एक ही सिटी है। उनकी विश्वनाथ गली में सिचुएटेड है। इट स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा के किनारे है। द टेम्पल इज अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग, द होलीएस्ट of the Shiv temple. Main deity of the temple is known by the names like Shri Vishwanath and Vishweshwara.
विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो वो उनके नाम से बना हुआ है कि यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के देवता, आई थिंक यही होगा। फिर एक क्या हुआ है कि IUCN की जो आती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म याद कर लेना, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो जो IUCN ने है अपनी जो थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट है उसको अपडेट किया है। अपडेट क्या हुआ, एज पर एन अपडेट ऑफ द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड इज कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ द ड्रैगन फ्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये बताया है कि जो वेटलैंड है उनको खत्म होने की वजह से जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो दुनिया से खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ, नंबर ऑफ द स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द रेड लिस्ट हैज बीन एक्सीडिंग 40,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लिस्ट में 40,000 तरह के ऐसे स्पीसीज हैं, अगर का ध्यान नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएंगे, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इतने आज तक कभी भी एक टाइम पर नहीं रहे। तो their decline is due to the widespread loss of swamp, marshes and free flowing river where they are breeding। तो उनका ये चीज़ है कि जो देखो एनिमल्स है उन सबसे बड़ा जो विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, इट इज़ द हैबिटेट लॉस। मतलब क्या है, अगर किसी भी स्पीसीज को ख़त्म करना है तो उसका सबसे बड़ा जो कॉज हो सकता है वो ये है कि जहाँ पर वे रहते हैं उनका घर ही ख़त्म कर दो, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट लॉस। ठीक है, मतलब अगर मान के चलते हैं लेट्स से कि एक स्पीसीज है उसका नाम है डोडो, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि जो हाँ डोडो रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट को उसके रहने लायक बनाओ ही मत, उसको ख़त्म कर दो, उसको बोलते हैं हैबिटेट लॉस। तो यही रीज़न है कि स्वैम्प खत्म कर दिए, मार्शेस खत्म हो गए हैं और जो रिवर्स है वो ख़राब हो गई हैं, तो उसकी वजह से थ्रेटेंड स्पीसीज बढ़ जाएंगे। डिक्लाइन इज मोस्ट ड्राइवन बाय द एक्सपेंशन ऑफ द अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन अनसस्टेनेबल का मतलब है कि ऐसा एग्रीकल्चर जो प्रकृति के लिए सही नहीं है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब का। पंजाब के अंदर इट इज़ एग्रीकल्चर स्टेट, वहाँ पर राइस और वीट अच्छा खासा बन होता है, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं जो पानी की मात्रा ज़्यादा चाहते हैं। दे आर यूजिंग दैट वैरायटी विच नीड मोर वाटर एंड द वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, सो द ओनली पॉसिबल वे इज़ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो अब पानी आपको ज़्यादा चाहिए, अब पानी क्या करोगे, जमीन से निकालोगे ग्राउंड वाटर से, उसका नुकसान हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसको बोलते हैं अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अनसस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना कर पाए उसको बोलेंगे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड अर्बनाइजेशन वर्ल्ड वाइड ऑफ कोर्स, अगर हम जहाँ पर इंसान रहते हैं तो कोई दूसरी स्पीसीज तो बढ़ सकती ही नहीं है, वो तो ख़त्म कर देते हैं हम लोग मिलके। तो ये रीज़न दिया गया है। अब ये IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, देखो IUCN क्या करता है, एक लिस्ट बना रखी है, एक रजिस्टर है, उसके अंदर आई थिंक 9 तरह के कैटेगरीज हैं। एक होता है कि नो डेटा अवेलेबल, फिर एक होता है कि वल्नरेबल कि इनको ध्यान रखना पड़ेगा, एक होते हैं कि नियर थ्रेटेड कि ज़्यादा हो गया है, फिर एक होते हैं एंडेंजर्ड कि बिल्कुल ख़त्म होने वाले, फिर एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि सब 250-300 बच्चे हुए हैं, मैच्योर जो कपल्स हैं, अब जो स्पीसीज हैं सो 250 बच्चे हुए हैं, अगर आप ध्यान नहीं दिया तो इट इज़ गोइंग टू बी एंड। फिर होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उसके ऊपर जो आता है कि अब ये स्पीसीज एक्चुअली सर्वाइव करता नहीं है जंगल में, हाँ वो कहीं ना कहीं पर सर्वाइव करता है जहाँ पर ब्रीडिंग लैब्स हैं या फिर एक जूज में, चिड़ियाघर में है। और लास्ट में होता है एक्सटिंक्ट कि अब पूरी दुनिया से ही खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर जो है वो आएगा एक्सटिंक्ट की श्रेणी में, क्योंकि वो धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो लेबोरेटरी मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, चाहे अगर आपने नाम सुना होगा चिंकारा है या फिर हेंगुल है या फिर लायन भी मान सकते हैं, जो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं अगर हमने ध्यान उन पर ना दिया तो। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी इन्वायरमेंट के ऊपर, उसमें बहुत सारा डेटा अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसको पूरा देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ स्पीसीज एट रिस्क। ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जो रिस्क पर हैं? द नंबर ऑफ द स्पीसीज एट रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द IUCN लिस्ट हैज एक्सीड 40,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज नाउ इंक्लूडेड 142.577 स्पीसीज, मतलब 1,42,000 के स्पीसीज है, जिसके अंदर 40,000 समथिंग जो है वो थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, मतलब खत्म हो सकते हैं। IUCN रेड लिस्ट का मतलब क्या है? IUCN रेड लिस्ट स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
मैंने आपको बताया था कि यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ इट. रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, इट वाज फाउंडेड इन 1964. एक्चुअली 1964 का ही टाइम पीरियड ऐसा था कि जहाँ पर लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट किया. द फर्स्ट बुक आई रिमेंबर इट वाज द साइलेंट स्प्रिंग, और ये लिखी गई थी रिचर्ड कार्सन ने लिखी थी. सॉरी, उन्होंने बताया कि जो फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं यूएसए में, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में. तो उनका बुक का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग. उसको अगर सर्च करना उसके बारे में. दिस लिस्ट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. इट यूजेस सेट ऑफ द precise criteria for evaluating the extinction risk of the species and the subspecies. ये सब ध्यान रखती है कितनी स्पीसीज बचे हुए हैं, कितना डिग्रेड हो चुका है और कितना उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. These criteria are relevant to all species and all their regions worldwide. ठीक है, ये पूरी दुनिया में लागू होते हैं. List is recognized as the most authoritative guide because of its scientific base. तो ये ऐसा नहीं है कि इसने मन किया डाल दिया. They follow the basic scientific formulas. ठीक है. फिर एक छोटा सा करंट अफेयर है. उनका जो करंट अफेयर है इसमें क्या है कि मैक्स वर्स्टपेन विंस फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल. ये डच नेम है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना. तो मैक्स वर्स्टपेन हैज़ वॉन द फर्स्ट टाइम, मतलब हिज फर्स्ट फॉर्मूला 1 F1 वर्ल्ड टाइटल. ये पहली बार ऐसे हुए हैं कि इन्होंने जीता है. लिविंग बिहाइंड लेविस हैमिल्टन, जो उससे पहले कौन थे, लेविस हैमिल्टन थे. उनको पीछे छोड़ दिया एट द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में. है कौन, मैक्स इमिलियन वर्स्टपेन इज ए बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर. मतलब बेल्जियम डच का मतलब है नीदरलैंड्स, तो उसी रीजन में इनका बर्थ जन्म हुआ था. हु इज करंटली कॉम्पिटिंग इन द फॉर्मूला 1 विद द रेड बुल रेसिंग अंडर द डच फ्लैग. ठीक है, तो ये नीदरलैंड के फ्लैग में उनकी कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं. ही बिकम द यंगेस्ट ड्राइवर टू कम्पीट इन फॉर्मूला 1 एट 2015 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स. ही वॉज 17 ईयर ओल्ड देन. ठीक है, तो बस ये फैक्ट याद रख लो, पूछ सकते हैं आपसे. फिर आता है कि इंडियाज हरना सिंधु, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, क्राउन मिस यूनिवर्स 2021. तो 21 साल के बाद, मतलब लारा दत्ता वाज द लास्ट won the title of the Miss Universe. हरना सिंधु from the India has become the new Miss Universe 2021. ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपने पहले पढ़ लिया होगा. लेकिन जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बन सकते हैं कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है. तो 2 हैं जिनके अंदर पहली थी सुष्मिता सेन जी, दैट इज़ 1994, और उनके 6 साल के बाद लारा दत्ता 2000. ठीक है, और अब कितनी है 2021, 21 साल के बाद कौन है, मिस सिंधु. फिर आता है दिल्ली की योगशाला. एक नाम से क्लियर है, दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम लॉन्च. तो कौन सी स्टेट करेगा, तो सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल लॉन्च द दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम ऑन 13 दिसंबर. द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड एट दिल्ली सेक्रेटरीट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. तो नाम से क्लियर है, दिल्ली मतलब दिल्ली, एंड योग का मतलब योगशाला मतलब जहाँ पर आप योग करेंगे. फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लासेस टू द पीपल इन द नेशनल कैपिटल. तो ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगी, आई थिंक हो भी गई होंगी अब तक. तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, व्हाट इज सोलर हमाम. देखिए सोलर हमाम पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, ये कंटेक्स्ट क्या है इसका. सोलर हमाम, अ लोकली डिजाइन एंड ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम, इज गेन पॉपुलरिटी अक्रॉस द विलेज ऑफ द लद्दाख, हिमाचल एंड उत्तराखंड. मतलब जहाँ पर हिली स्टेट्स हैं, वहाँ के जो रूरल एरिया है, वहाँ पर पानी गर्म करने का एक तरीका है. ठीक है, उसको बोला जाता है सोलर हमाम. तो ये व्हाट इज द एम ऑफ द सोलर हमाम, उसका काम क्या है. तो सोलर हमाम इज एम एट प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस. मतलब क्लीन एनर्जी है, कोई इसका पोल्यूशन नहीं होता है, टू हाउस होल्ड अक्रॉस माउंटेनस रीजन. इट सीक टू कंजर्व फॉरेस्ट फ्री वुमेन. मतलब अब क्योंकि अगर सपोज करो वाटर गर्म करना है तो वी नीड वुड. वुड कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से आएगी. अब हमारा क्या होगा, फॉरेस्ट सेव हो जाएंगे. फिर होता है फ्री वुमेन फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल वुड. अब जो वुड आएगी वो कौन कलेक्ट करने के लिए जाएगा. तो नॉर्मली क्या होता है कि वुमेन्स जाती हैं. अगर आप हिली रीजन में गए होंगे तो अपना देखा होगा 99% इट इज़ अ टास्क फॉर द वुमेन. वो सुबह उठती हैं, सुबह जाती है, दोपहर शाम तक लकड़ी इकट्ठी करके लेकर आती हैं एंड मिटिगेट कार्बन एमिशन. और जब ये दिस इज अ रीजन दैट इट इज़ द क्लीन एनर्जी सोर्स, तो कार्बन एमिशन भी कम होगा. देख लेते हैं कैसे काम करता है.
सो ये टेक्नोलॉजी क्या कैसे काम करती है? डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज हाउस होल्ड इन द माउंटेन डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज टू गेट फ्यूल, चाहे फूडर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो रूरल एरिया है और खासकर हिली रूरल एरियाज है, वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है, तो वहाँ पर उनको ये सब चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। अगर हम देखा जाए एज पर 2011 सेंसस, मतलब आज से 11 साल पहले, अराउंड 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल। अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले का जो फैक्ट है कि जितना भी इंडिया में रूरल एरिया है, कितना रूरल एरिया है, दैट इज 69%। इंडिया की पॉपुलेशन का 69% रूरल एरिया में है। तो रूरल एरिया का 85% जो लोग हैं वो आज भी ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब फोडर हो गया, लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, उपले या कंडे बोलते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर और 2000 मीटर्स हिमालय रीजन, विंटर्स आर हार्श, ऑफ कोर्स इन ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एंड इट्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ठंड भी पूरे साल रहती है। इट कंपेल्स हाउस होल्ड टू रिलाई ऑन वुड फायर्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अप टू 16 to 17 आवर्स इन अ डे। तो क्या करते हैं, हम इसे लकड़ी जलाकर बैठे होते हैं कम से कम 15 से 16 17 घंटे। इन दिस रीजन अबाउट 50% ऑफ द कलेक्टिंग वुड इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर, और जितनी लकड़ी वो यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके 50% वो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं और लिविंग स्पेसेस। इट दस लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और इसकी वजह से फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। द सोलर हमाम प्रोवाइड एन एंटी फ्रीजिंग आउटलेट। इट प्रोवाइड फॉर 15 to 18 लीटर्स ऑफ द बॉइलिंग हॉट वाटर विद इन द फर्स्ट सोलर इल्यूमिनेटिंग 30 to 35 मिनट्स। मतलब ये एक तरह का सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पाइप पड़े हुए हैं ये वाले, आप इसके अंदर पानी भरते हैं, और ये ऐसा सिस्टम है कि अगर इसमें 30 से 35 मिनट सूरज दिख जाता है, मतलब सनलाइट पड़ती है, तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री तक कर देता है, जो कि 15 से लेकर 18 लीटर समथिंग पानी इसमें आ जाता है। सक्सेसिव बैचेज ऑफ हॉट वाटर अवेलेबल 15-20 मिनट्स, और आप पानी गर्म हो गया उसको बाहर निकाल लो, फिर दोबारा 15-20 मिनट के बाद दोबारा पानी गर्म कर लो। पोस्ट इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस फॉर द सोलर हमाम इज मिनिमल। इसमें कुछ खराब होने वाला पार्ट नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। इट इज़ फैब्रिकेटेड बाय द रूरल आर्टिशंस, और ये बनाया किसने गया है, ये चाइना से नहीं बनाया, हम मंगाया हमने, तो इस यहाँ के जो लोकल आर्टिशंस हैं, जो लोकल काम करते हैं, उन लोगों ने बनाया है, लाइक कारपेंटर। तो कहीं ना कहीं ये लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। द सोलर हमाम हैड वॉन हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड फॉर 2016-17। तो आज से 5 साल पहले इसको एक जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर आता है यूनेस्को एड दुर्गा पूजा टू इट्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जो कि यूनेस्को की है। तो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिसाइडेड इन इट्स 16th सेशन टू इंस्क्राइब दुर्गा पूजा इन कोलकाता। जो कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाल देते हैं, ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। क्या है दुर्गा पूजा? अबाउट दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल। तो ये हिंदू फेस्टिवल है जो हर साल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दुर्गोत्सवा और शरदोत्सवा। तो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, आई थिंक ये बंगाली में है, तो लेकिन पढ़ लो यार। द फेस्टिवल ओरिजिनेट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच रिवर्स एंड पेज होमेज टू द हिंदू गॉडेस दुर्गा। तो दुर्गा जी के लिए ये डेडिकेटेड है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क गॉडेस दुर्गा विक्ट्री ओवर महिषासुर। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है कि जो दुर्गा जी थी उन्होंने महिषासुर का वध किया था। दिस फेस्टिवल इज पर्टिकुलरली पॉपुलर एंड ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अपने अपने वर्जन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एज वेल एज इन बांग्लादेश भी, क्योंकि बंगाली पीपल बांग्लादेश में भी है, वहाँ भी है। दुर्गा पूजा इज 10 day फेस्टिवल, 10 दिन फेस्टिवल चलता है। आउट ऑफ दिस लास्ट 5 आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, और लास्ट के 5 दिन तो कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट होते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि टेंजेबल, इनटेंजेबल का मतलब क्या होता है। देखो, इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब समझते हैं। एज पर यूनेस्को, कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स। देखो, हेरिटेज का जो हम बात करते हैं, कल्चर हेरिटेज का मतलब ये नहीं है कि आपने मोन्यूमेंट उठा लिए, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ताजमहल हो, या कोई टेम्पल हो। हेरिटेज हमारी कुछ और भी हो सकती है।
ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेडिशन और लिविंग एक्सप्रेशन, मतलब एक तरीका क्या है, ट्रेडिशन क्या है, सभ्यता क्या है, एक रहने का तरीका क्या है, विच हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज़ पास की जाती है वो भले ही मटेरियल फॉर्म में ना हो, लेकिन वो ऐसी हो सकती है आप देख नहीं सकते उसको, लाइक इंटेंजिबल का मतलब है यू कैन नॉट टच इट, पास्ड ऑन टू इज डिसेंडेंट। इट इज़ अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस हो सकती है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक नॉलेज भी हो सकती है और एक स्किल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, तो ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है, इसमें कुछ देखने के लिए आप छू नहीं सकते हो, तो उसको बोला जाता है इंटेंजिबल, एक तरीका है बाय द यूनेस्को। इंटेंजिबल हेरिटेज कंप्राइजेस ऑफ नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल वेल्थ, फिजिकल नहीं है मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते हो, लाइक फॉल्क custom, tradition, belief, knowledge, language. It is considered by the member state of the UNESCO Convention of Safeguard Intellectual Property. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक नेक्स्ट करंट अफेयर है, नासा पार्कर सोलर प्रूफ एंटर्स सन्स कोरोना। तो कोरोना ये वाला नहीं, ये सन का कोरोना है। तो खोता क्या है सन, कोरोना क्या है? कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फेयर। ये याद रखना क्योंकि नाटा ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप लास्ट देखेंगे तो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दिस टाइप द क्वेश्चंस। तो कोरोना मतलब ये सन है, तो सन की जो बाहर की जो लेयर है, जो ये वाला पार्ट है, उसको बोला जाता है कोरोना। Here strong magnetic field bind plasma as well prevent turbulent solar wind from escaping। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो साइंटिफिक पार्क जो पेपर है उन्होंने ये बताया रिसेंटली, वैसे तो न्यूज़ पुरानी है 28 अप्रैल की है, लेकिन रिसेंटली पेपर में ये बताया कि जो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सन की कोरोना में एंटर कर चुका है, मतलब यहाँ तक वो अर्थ से गया था, होते होते यहाँ तक पहुँच चुका है। तो मुझे सिर्फ आपको बताना था कोरोना, मुझे लगा अच्छा वर्ड है आपको पता होना चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हैं पढ़ भी लेते हैं इसको। द पार्कर सोलर प्रोब क्या है? द पार्कर सोलर प्रोब इज ए नासा स्पेस प्रोब। इट वाज लॉन्च इन अगस्त 2018, आज से करीब 4 साल पहले लॉन्च किया गया था, 3 साल पहले के आसपास, 3-3.5 साल। इट वाज लॉन्च्ड विद ऑब्जेक्टिव टू मेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द आउटर कोरोना ऑफ द सन, और ये देखने के लिए कि हमारा जो सन है उसकी जो आउटर लेयर है उसके कैसा बनी हुई है, उसकी स्टडी करने के लिए। तो आप देख सकते हो कैसा बनाया होगा। फिर आता है कि एक्चुअली मैं काफ़ी लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी क्लॉक है उसकी भी जो टिक की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। तो असम की जो मनोहरी जो गोल्ड टी है वो ऑक्शन की गई है 1 लाख रुपए किलो में, मतलब अगर आपको 1 किलो चाहिए तो यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़। So a rare variety of the Assam tea called Manohari Gold tea said to record it is was auctioned at around 99,999, मतलब 1 लाख रुपए के हिसाब से। तो याद रख लेना ये टी का नाम क्या है, मनोहरी गोल्ड टी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मनोहरी टी एस्टेट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अपर दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है दिब्रुगढ़, वहाँ पर ये बनाई जाती है। कुछ दिन पहले एक और भी न्यूज़ में था, और जो आई थिंक 85,000 रुपीज़ पर केजी बिकी थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज गोल्डन बटरफ्लाई के नाम से टी थी। फिर आता है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स टू रेज वुमेन्स मैरिज एज टू 21। जो हमारी कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने एक्चुअली अप्रूव कर दिया कि जो वुमेन्स की एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स ना होकर 21 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 18 साल जो मिनिमम एज है कि अगर किसी लड़की को शादी करनी है, इट इज़ 18 ईयर्स ऑफ द एज। तो अब ये 18 नहीं 21 हो जाएगी। ऑन December 15, 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग मैरिज एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। करंटली द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज फॉर मैन इज 21। अगर आप लड़के हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 21 साल के होने का, और अगर आप लड़कियां हैं तो आपको भी 21 साल के होने का वेट करना पड़ेगा। अभी तक 18 साल था सिर्फ। ठीक है, तो द टास्क फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसा क्या हुआ। द टास्क फोर्स हेडेड बाय द जेटली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2020। तो आज से करीब 1.5 साल पहले ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मंत्रालय है उसमें, टू री एग्जामिन द राइट एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, तो बताने के लिए कि लड़कियों की सही एज क्या है शादी की। इट गेव रिपोर्ट इन December 2020
it had recommended that minimum age of woman at the time of the giving birth to the first child should be 21, कि जो किसी भी परिवार में जो पहली जो वुमेन है उसकी कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए। टास्क फोर्स recommended to increase marriage age from 18 to 21. प्रपोजल ऑल्सो कोरिलेटेड द मैरिज एज टू हेल्थ। अभी क्यों करा गया है? जिससे कि हेल्थ और सोशल इंडिसेस लाइक मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनिटी का मतलब होता है कि मदर की डेथ हो जाती है, इन्फेंट का मतलब होता है कि जो बच्चों की डेथ हो जाती है, एंड न्यूट्रिशन लेवल इन मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो जो बच्चे, अब एज कम होगी, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ऑफकोर्स उनकी बॉडी उस लायक नहीं है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो न्यूट्रिशन लेवल मदर के लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी सही हो, उसके लिए मिनिमम जो एज है 18 से करके 21 कर दी गई है। इसका फ़ायदा क्या होगा? डिले इन मैरिज विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इकोनॉमी। अगर हम शादी कर, जो लड़की 18 साल की उम्र में शादी कर रही थी, अब उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आएगी, कम भी होगा। साथ साथ इकोनॉमी, सोशल एंड हेल्थ ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन, फैमिलीज एंड सोसाइटी विल ऑल्सो इंक्रीज। इट विल ऑल्सो सेव वुमेन फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। तो ये भी चीज़ है। और कभी कभी माइंड चीज़ ऐसी भी होती है, लाइक ये मैंने कई बार नोटिस किया है, आप भी चीज़ को नोटिस करके देखना कि आपकी पूरी फैमिली एक चार्ट बनाओ, आपको एक भी मतलब लाइक आपको अगर आप 10 कपल्स उठाकर देखेंगे, अपनी फैमिली में देखेंगे, आपको मुश्किल से एक ऐसा कपल मिलेगा जिसमें वुमेन्स की एज ज़्यादा है। तो ये होता क्यों है कि आज तक हमारे माइंड में डाली गई है 18 साल लड़कियों की एज है एंड 21 लड़कों की है। तो हमारे कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि लड़की की उम्र जो है लड़के से कम होनी चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, जबकि कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे कि उम्र ज़्यादा बढ़े, कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा है तो हमारे माइंड में ऐसा आ चुका है। तो ये जो स्टिग्मा है ये भी खत्म हो जाएगा इन फ्यूचर करने का। बाकी हेल्थ इश्यूज़ तो है ही, फैमिली प्लानिंग का भी रहता है, पॉपुलेशन कंट्रोल का भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये भी है कि अपने इंडिया में वुमेंस के ऊपर उनकी कुछ ज़्यादा चलती भी नहीं है कि वो शादी कैसा करना चाहती हैं, और ख़ासकर 18 साल की एज में। तो कहीं ना कहीं उनको भी टाइम मिल जाएगा 3 साल का। तो जो 3 साल का टाइम पीरियड है, दैट टाइम दे कैन लाइक इन्वेस्ट 3 years इन देयर एजुकेशन। और एक बार एजुकेशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं किसी का भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनका बोलने का या उनका अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लाइक दे नो हाउ टू सेव देयर ह्यूमन राइट्स। तो जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने तो नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन्स वो कहीं ना कहीं इलिटरेसी की वजह से होते हैं। जो वुमेन्स हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से राइट या कौन कौन से एक्ट्स हैं। तो ये 3 साल का टाइम उनको मिलेगा। अब इसकी अपोजिट भी कुछ लोग बोल रहे हैं। अब जैसे एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि पहले जो थी, आई थिंक इट वाज 1970s के आसपास की बात है, तब लड़कियों की जो मिनिमम एज थी वो 18 साल बढ़ा के कर दी गई थी, उससे पहले 14 years थी। तो ये चीज़ है कि अगर जब ये एक्ट आया था तब 18 साल कर दी गई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1990s के बाद जाके पॉपुलेशन जो 18 साल जो एज थी मिनिमम, उसका ध्यान रखना स्टार्ट किया गया। मतलब जो एक्ट था वो तो पास हो चुका था 70s में, लेकिन उसको अगले 15-20 साल लग गए उसको इम्प्लीमेंट होने में। इम्प्लीमेंट कैसा हुआ? वो हुआ जब आपने एजुकेशन दी, फैमिली को एजुकेशन दी। तो ये चीज़ बोली जाती है कि 2 तरह के चेक होते हैं। एक तरीका होता है कि आप पुलिस वालों को खड़ा कर दो, आप एक्ट बना दो कि नहीं, शादी 21 साल से पहले नहीं करनी है। एक तरीका ये होता है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो फैमिलीज को इतनी एम्पावर कर दो, मतलब फैमिली को जाकर समझाओ कि एक लड़की की जो शादी की जो एज है वो 18 साल नहीं है, वो 21 years है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, तो व्हाट मैटर्स इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। और इतना आसान नहीं होता ये टॉपिक एकदम डिस्कस करना 4-5 मिनट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं जो फैमिली है वो भी इसलिए करती है कि उनको शादी जल्दी करनी है। एक्चुअली उनका भी ये रहता है कि एक पुअर फैमिली से तो रिसोर्सेज खर्च होते हैं। डाउरी का आपने देखा होगा कि जो दहेज प्रथा होती है, तो लोगों को ये लगता है कि जितने 3 साल हम वेट करेंगे तो 3 साल की जो हम उनके ऊपर खर्च करने वाले हैं तो बेटर कि हम दहेज में दे दें। ये भी चीज़ रहती है। फिर एजुकेशन में खर्च करना पड़ता है। तो जो फैमिली है वो ये सोचती है कि हम अगर एजुकेशन में खर्च करते हैं तो फिर वहाँ पर कौन खर्चा करेंगे। तो सोशल इश्यूज़ हैं, काफ़ी डिटेल टॉपिक होते हैं। एकदम से ऐसा नहीं बोला जा सकता कि फैमिली वाले चाहते हैं जल्दी कराना तो वो गलत है या क्या नहीं है, काफ़ी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर था। और एक लास्ट करंट अफेयर है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जाऊँगा,
एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मतलब जो इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अगर आप भी मेरी तरह नॉर्मल पर्सन हैं, जो हम सिविलियन हैं, तो हम मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसका नाम क्या है। तो जो भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन कन्फर्ड विद भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉल्ड नगदक पैल की खोरलो, नाम मुझे ऐसे ही है। क्यों 17 दिसंबर को भूटान डे ऑब्जर्व करते हैं ये लोग, नेशनल डे ऑफ भूटान। इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कई सारे, जैसे इंडिया जो भूटान की जो सिक्योरिटी है इंडिया संभालता है। आपको शायद थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले की बात भी याद होगी, लेकिन छोड़ो, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं हमेशा, और आप उसको ऐसा समझ सकते हैं एक स्टेट है, बस वो कंट्री बना दिया गया है, हमारा ही एक राज्य की तरह है। एंड भूटान भी इतना जो तरीका है बिहेव करने का, वो ऐसा भी नहीं है कि किसी और कंट्री की तरह, तो वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहें, क्योंकि कल्चर काफ़ी मैच करता है और ज्योग्राफी भी काफ़ी मैच करती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।